पाकिस्तान के पास आखिरकार एतजाज़ हुसैन और आदिल नबी जैसे प्लेयर्स हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग कैंप ही 5 दिन का हो, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? 18 नवंबर को पाकिस्तान फुटबॉल टीम जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में सीरिया का मुकाबला करेगी। एक ऐसी टीम जो अभी तक ग्रुप में अनबीटन है, जबकि हमने सिर्फ 2 पॉइंट लिए हैं और आखिरी पोजीशन पे हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद हमारी टीम का एक असल टेस्ट है। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक, प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट एफसी न्यूरमबर्ग की तरफ से, और ये है प्रेसिंग मैटर्स बाय ऑन द माइक, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो। और अगर आप सिर्फ फुटबॉल देखना नहीं, बल्कि फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स खेलना भी चाहते हैं और अपने आप को जनरली फिट रखना चाहते हैं, तो जिम की ऐप डाउनलोड करें, जिसमें आप मुख्तलिफ जिम्स, स्टूडियोज़, स्पोर्ट्स और फिटनेस एक्टिविटीज़ ढूंढ सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिम की पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जिम्स, स्टूडियोज़ और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑनबोर्ड कर रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए www.gym-key.com पे जाएँ, व्हिच इज़ www.gym-key.com, या फिर जिम की को इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें @gymkey.app, दैट्स @gymkey.app, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें, जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सामने मिल जाएगी। अच्छा जी, पाकिस्तान 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सीरिया से खेल रही है जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में। एएफसी एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स की ग्रुप स्टेज चल रही है। हमारे आखिरी 2 मैचेस अफ़गानिस्तान के खिलाफ पिछले महीने ही हुए हैं, होम एंड अवे। दोनों मैचेस में, जैसा कि आपको पता होगा, ड्रॉ हुआ था। पाकिस्तान ने अभी तक अपने 6 ग्रुप स्टेज मैचेस में से 4 खेल लिए हुए हैं। ये 5वां होगा सीरिया के खिलाफ। उन 4 मैचेस के अंदर हमने 2 पॉइंट हासिल किए हैं, 2 मैच हम हारे हैं और 2 अफ़गानिस्तान के खिलाफ हमने ड्रॉ किए हैं। अच्छा, स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ इस मैच के बारे में, तो अभी तक इस वीडियो बनाने के टाइम पर पाकिस्तान के फाइनल स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन हमारे पास कुछ टीम न्यूज़ इधर ऑफ़िशियली कन्फर्म हुई है या फिर रिपोर्ट्स के थ्रू हमें मिली है। सबसे पहले 2 नए नाम टीम में शामिल हुए हैं। पहला नाम आपको पता होगा, हम सब मेरे समेत इसका इंतज़ार कर रहे थे, और इस नाम का नाम है इस नाम है ये नाम है आदिल नबी। आदिल नबी आखिरकार पाकिस्तान के लिए अपना डेब्यू करेंगे, अगर उनको नॉर्बर्टो सोलानो ने सेलेक्ट किया। इतने सालों से, जैसा कि मैंने कहा है, पाकिस्तान फुटबॉल फैन्स इंतज़ार कर रहे थे। बीच में टीम जो है वो इतनी देर बैन रही, बीच में फड्डे चलते रहे, कभी फीफा ने बैन कर दिया, कभी ये हो गया, पाकिस्तान नेशनल टीम खेली नहीं। फिर फाइनली 2022-23 के इर्द-गिर्द जाके पाकिस्तान टीम जो है वो खेलना शुरू की ऑफ़िशियली। फिर स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन आए, स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन के साथ फड्डा हो गया। आदिल नबी तैयार थे खेलने के लिए, आदिल नबी फिर भी टीम के अंदर नहीं आए। और आखिरी जो 2 मैचेस थे जिसमें नॉर्बर्टो सोलानो कोच बन गए थे, उसमें आखिरकार हमें ये खबर मिल गई थी कि आदिल नबी जो हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, वो खेलेंगे एतजाज़ हुसैन के समेत। लेकिन पीएफएफ वालों ने जो है वो अपना कमाल दिखाया, और कोई फ़्लाइट्स और वीज़ाज़ और इस सब के इश्यू की वजह से वो पिछले 2 मैचेस नहीं खेल सके। लेकिन अब आँखों के सामने नज़र आ गया है कि वो ट्रेनिंग कैंप में शामिल हैं, वो पाकिस्तान की ट्रेनिंग किट पहन के फुटबॉल खेल रहे हैं उधर। तो अब मेरे ख़्याल से तस्लीम कर लेना चाहिए, यकीन कर लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हो गए हैं और अब वो ये मैचेस प्रोबेबली खेलेंगे। दूसरे नाम का शायद आपने इतना ना सुना हो या बिल्कुल भी ना सुना हो, और वो नाम है उमर नवाज़। और उमर नवाज़ पाकिस्तान नेशनल टीम कैंप में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इनकी एक क्रेज़ी स्टोरी है। उमर नवाज़ 2014 में एक एपीएस नामी स्कूल में पढ़ते थे। 16 दिसंबर 2014 के दिन वो अपने स्कूल में पढ़ रहे थे, जब वहाँ दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों पे एक भयानक और हौलनाक हमला किया। किसी तरह अल्लाह के फजलो करम से उमर नवाज़ इस सब से बच के निकल गए। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बरतानिया चले गए। वहाँ उन्होंने फ़ुटबॉल में अपनी सलाहियत दिखाई
और वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, जिनको आमतौर पे वुल्व्स कहा जाता है, उसकी अकेडमी में खेलने लग गए। वहाँ उन्होंने 2 सीज़न्स में 50 के करीब गोल मारे और फिर वो रेक्सहम अंडर 18 चले गए, जहाँ वो अंडर 18 लेवल की सेकंड डिवीज़न में खेल रहे हैं। और अब कुछ 11 साल बाद उस भयानक, हौलनाक, खौफनाक वाक़ये के वो वापस अपने मुल्क आ रहे हैं, अपने वतन की जर्सी पहनने और अपनी कौम को फुटबॉलिंग स्टेज पे अपनी कौम की फुटबॉलिंग स्टेज पे नुमाइंदगी करने। ये हैं वो 2 नए नाम, मेजर 2 नए नाम जो कि टीम में इस बार शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं राहिस नबी। लेट्स सी अगर सोलानो उन्हें स्टार्टिंग मिडफ़ील्ड में खिलाएँगे या नहीं खिलाएँगे। वो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटीन के अंदर एक रेगुलर थे, बट आई एम नॉट श्योर अगर सोलानो भी उन्हें एक रेगुलर मिडफ़ील्डर के तौर पे खिलाते रहेंगे या नहीं। इसके अलावा हमारे पास खबर ये है कि मोहम्मद फ़ज़ल और मकील अब्दुल्ला जो हैं वो ड्रॉप हो जाएँगे मोस्ट प्रोबेबली, और ये खबर हमारे पास ज़ीशान शफ़ी की तरफ से है, जो कि आम तौर पे ठीक खबर देते हैं, बजा बात करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में एज़ इन टर्म्स ऑफ न्यूज़। और मुझे लगता है ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि दोनों ने सोलानो के लिए मैचेस स्टार्ट किए हैं, मोहम्मद फ़ज़ल ने भी और मकील अब्दुल्ला ने भी। और ख़ास करके मुझे बात अजीब लगती है क्योंकि फ़ज़ल एक फुल बैक या विंग बैक, जिस तरह भी आप उनको देखना चाहते हैं, वो हैं, और पाकिस्तान के पास अच्छे फुल बैक्स और विंग बैक्स की शदीद कमी है। मतलब लेफ्ट फुटर विंग बैक तो हमारे पास ना होने के बराबर है। मेरे ख़्याल से जुनैद शाह एक ऐसे प्लेयर हैं जो वहाँ पे खेल सकते हैं, और दूसरा जिसको मैंने पिछले 3 सा 4 साल में खेलते हुए देखा है, वो आपका शाइक दोस्त है। लेकिन शाइक दोस्त टीम के कहीं करीब नहीं है, और जुनैद शाह ही बचते हैं, और मेरे ख़्याल से मोहम्मद फ़ज़ल का जुनैद शाह से ज़्यादा लेवल है खेल मतलब फुटबॉल वाइज़। तो बड़ी अजीब बात है कि मोहम्मद फ़ज़ल को आप ड्रॉप कर रहे हैं, और अगेन सिलेक्शन के इश्यूज़ लोगों को कॉन्स्टेंटीन से भी हुए थे मेजर, और अब आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं वो हम 1-2 और के बारे में बात करते हैं। लोगों को इनसे भी सोलानो की कोचिंग स्टाफ से भी हो रहे हैं या सोलानो से भी हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको एज़ अ कोच जो है आपके परफॉर्मेंसेस और आपके रिजल्ट्स वगैरह पे जज किया जाता है, और जज कर किया जाना चाहिए कि किस सूरत हाल में आप टीम को मैनेज कर रहे हैं, किस तरफ आप टीम को लेके जा रहे हैं। इंडिविजुअल सिलेक्शन कि आपके जो चुनाव है या आपने कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया, उस पे आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरली आई वुड से कि अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो सोलानो ने अपने लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर ली है। कुछ ऐसे प्लेयर्स ड्रॉप करके, जैसे मोहम्मद फ़ज़ल हैं, दूसरे यूसुफ भट्ट उन पे भी आते हैं, जो कि नॉर्मली नौ 10 में से 9 लोग कहें कि यार उनको टीम में डेफ़िनिटली होना चाहिए। स्पीकिंग ऑफ यूसुफ भट्ट, एक खबर ये भी अब आ रही, मतलब खबर क्या, कन्फर्म हो गया कि साकिब हनीफ इंजर्ड हैं। क्योंकि साकिब हनीफ इंजर्ड हैं, तो ऑब्वियसली वो इन इस सीरिया वाले मैच में नहीं खेल सकते। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि फिर भी यूसुफ भट्ट गायब हैं। रिपोर्ट्स अगेन ज़ीशान शफ़ी की तरफ से कि आदम खान, जो कि ब्लैकबर्न अंडर 21 के साथ जो हैं वो मुंसलिक हैं, हालाँकि वो रेगुलरली नहीं खेलते, वो खेलेंगे और यूसुफ भट्ट नहीं होंगे। जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि यूसुफ भट्ट ने दोनों साकिब हनीफ और आदम खान से मिला के, दोनों को मिला दे, उनसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं पिछले सीज़न, और यूसुफ भट्ट का इन दोनों को मिला भी लें तो उनसे ज़्यादा तजर्बा है ओवरऑल इंटरनेशनल फुटबॉल का, बाहर खेलने का, रेगुलर फुटबॉल खेलने का। मेरी समझ से बाहर है कि आप उन्हें कैसे नहीं डाल सकते। रिपोर्ट्स सुन ये बता रही हैं कि गोलकीपिंग कोच जाफ़र खान का यूसुफ भट्ट के साथ कोई इश्यू है, और इस वजह से जो है यूसुफ भट्ट को बीच में जो है ना वो उनका नाम डाला ही नहीं जा रहा। इस तरह तो आपकी कौमी फुटबॉल टीम की सिलेक्शन होती है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही, चलें जाफ़र खान का इश्यू है यूसुफ भट्ट के साथ, लेकिन सोलानो का इसके अंदर क्या किरदार है? उनको यूसुफ भट्ट की एक्जिस्टेंस का पता है, नहीं पता, कैसे नहीं पता हो सकता भाई? आजकल की दुनिया में इंटरनेट है, वीडियो पे आप खुद देख सकते हो कि यूसुफ भट्ट कैसा गोलकीपर है। पिछले आपने मैचेज़, आप पाकिस्तान के कोच बने हो, आपने पिछले मैचेज़ तो देखे होंगे, उसमें यूसुफ भट्ट खेल रहा था। तो आपको तो पता है यूसुफ भट्ट एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन आप फिर भी उसे नहीं खिला रहे। या तो आप अपने गोलकीपिंग कोच को बहुत ही ज़्यादा आप जो है ना उस पे एतमाद करते हो, जो कि फिर मतलब बंदा क्या ही बोल सकता है।
लेकिन ये अगेन फ़ज़ल और ये वाला जो इन्होंने 2 डिसीज़न लिए हैं बहुत मेरे हिसाब से अजीब हैं। लेकिन अगेन हमें एंड पे जज करना पड़ेगा ओवरऑल कि सोलानो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, फुटबॉल टीम के लिए कैसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी अजीब-सी रिपोर्ट वो ये है ज़ीशान शफ़ी ने साहब ने कहा है कि 3 और लोकल प्लेयर्स भी कैंप में शामिल हुए हैं या हो रहे हैं। और रिपोर्ट ये है कि एक अदद प्लेयर को एटलीस्ट एक अदद प्लेयर को इसलिए रखा गया है क्योंकि उस प्लेयर ने किसी स्टेक होल्डर या कोच की अच्छी खिदमत की थी। आई किड यू नॉट, ये रिपोर्ट है कि वो खिदमत की थी, पैर-शैर दबाए थे, कुछ इस तरह गया था तो उसको कैंप में डाल दिया। और जो बाकी इतने सारे प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि नाउज़ुबिल्लाह फुटबॉल खेल रहे हैं, घुटने दबाने के बजाय उनको नहीं रखा गया क्योंकि वो घुटने नहीं दबा रहे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, मैं और इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं लाइनअप की तरफ जाऊँगा। पिछले दोनों मैचेज़ में सुलानो ने मैच का आगाज़ 5 डिफेंडर से शुरू किया। मतलब मैच का आगाज़ 5 डिफेंडर से किया और हाफ टाइम पे 4 डिफेंडर पे स्विच कर लिया। इस मैच में क्या वो 4 या 5 डिफेंडर से शुरू करेंगे, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली, लेकिन क्योंकि सीरिया एक बहुत ख़तरनाक टीम है, जो कि पोज़ेशन डोमिनेट करेगी या एक्सपेक्टेड है कि वो डोमिनेट करेगी, इसलिए शायद सोलानो जो है वो हम फिर से 5 डिफेंडर से शुरू करें। और मैं आपको दोनों केसेस में अपनी प्रेडिक्टेड लाइनअप बता देता हूँ। अगर हम 5 डिफेंडर्स की बात करते हैं तो मेरे ख़्याल से अगेन आदम खान, जो कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो खेलेंगे, उनको वो गोलकीपर हैं। फिर 5 आपके डिफेंडर हैं, राइट विंग बैक हारिस ज़ेब, फिर राइट सेंटर बैक अब्दुल्ला शाह, फिर मोहिब, फिर अब्दुल्ला इकबाल लेफ्ट सेंटर बैक, जो कि टाइटल विनर हैं अब, व्हिच इज़ इनसेन, बट उसके बारे में अलहदा से बात करेंगे। और लेफ्ट विंग बैक आपके जुनैद शाह, अगर मोहम्मद फ़ज़ल जो हैं वो स्क्वाड में नहीं है। उसके बाद 2 मिडफ़ील्डर तुफ़ैल खान और एतज़ाज़ हुसैन, और 3 आपके फ़ॉरवर्ड जो हैं वो फ़राज़ गुलज़ारी, आदिल नबी और ओतिस खान। अगर 4 डिफेंडर हों, तो मेरे ख़्याल से गोलकीपर सेम आदम खान, राइट बैक हारिस ज़ेब, फिर मोहिब, फिर अब्दुल्ला इकबाल और फिर लेफ्ट बैक जुनैद शाह। 3 मिडफ़ील्डर मेरे ख़्याल से तुफ़ैल खान, एतज़ाज़ हुसैन, आलमगीर गाज़ी, और 3 जो आपके फ़ॉरवर्ड हैं वो फ़राज़ गुलज़ारी, आदिल नबी और ओतिस खान। मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि मैंने कुछ प्लेयर्स को क्यों चुना है, मैंने ये लाइनअप्स क्यों चुने हैं या मैं प्रेडिक्ट क्यों कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल से मोहिब ओवर अब्दुल्ला शाह, क्योंकि मेरे मुताबिक मोहिब 11 अ साइड के बेहतर डिफेंडर हैं और बेहतर प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शाह की काफ़ी मैं कहूँगा मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी स्पीड है, उनकी पावर है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ जिसके अंदर वो लैग करते हैं वो है कि सब एट टाइम्स वो अपने एग्रेशन में, जो कि उनके प्लस पॉइंट साबित हो सकता है, वो अपने एग्रेशन में पोज़ीशनिंग उनकी अक्सर सही नहीं होती, या फिर पोज़ीशनिंग उनकी बेहतर हो सकती है, या फिर उनकी टाइमिंग कि कब जंप आउट करना है और कब वापस जाना है, या फिर कौन-सी पोज़ीशन मेंटेन करनी है डिफेंसिव लाइन के साथ, वो उनकी जो है उतनी डेवलप नहीं है जितनी मोहिब की है। मेरे ख़्याल से मोहिब 11 अ साइड फुटबॉल जनरली या बहुत रेगुलरली वो खेलते हैं, और अब्दुल्ला शाह बीच में 5 अ साइड भी खेलते हैं, 11 अ साइड भी खेलते हैं, उसके अंदर रोल्स वगैरह जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मोहिब जनरली भी ऑन द बॉल भी मैं कहूँगा जनरली बेहतर डिसीजन मेकिंग वगैरह करते हैं। और जनरली मैं ये भी देख रहा हूँ कि मोहिब की अब्दुल्ला इकबाल के साथ अच्छी पार्टनरशिप जो है वो डेवलप हो रही है। एक और वजह जो मुझे लगता है, अगर वो बैक फोर पे गए तो मोहिब खेलेंगे अब्दुल्ला शाह के ऊपर, अनलेस कोई फिटनेस या कोई और इशू हो, कि जब भी सोलानो बैक 5 से बैक 4 पे गए हैं पिछले दोनों मैचेस में, तो उन्होंने मोहिब और अब्दुल्ला इकबाल को ही चुना है एज़ द 2 सेंटर बैक्स। एक मैच में अब्दुल्ला शाह गए सब्स्टिट्यूट हुए क्योंकि उनको कंकशन इंजरी हुई थी, लेकिन जो पिछला वाला अफ़गानिस्तान वाला मैच था, उसके अंदर उन्होंने हाफ टाइम पे अब्दुल्ला शाह को सब्स्टिट्यूट किया और मोहिब को रखा, और बैक 4 में मोहिब और अब्दुल्ला इकबाल जो हैं, वो 2 सेंटर बैक खेल रहे थे। बेंच पे मेरे ख़्याल से उमर नवाज़, कलीमुल्लाह, राहिस नबी और हयान खटक जैसे प्लेयर्स होंगे जिनको नॉर्बर्टो सोलानो लेके आएँगे मैच बदलने के लिए, जो कि वो काफ़ी करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करते हैं प्रोएक्टिवली।
और मैच के बीच में ही वो ज़रा अटैकिंग प्लेयर्स को लेके आना चाहते हैं। तो इसके अंदर ये प्लेयर्स आके अपना कमाल दिखा सकते हैं। राहिस नबी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो एक डिफेंसिव नंबर 6 उनको मैं कहूँगा कि वो ओल्ड स्कूल अम, अ, क्या मैं बोलूँगा कि ओल्ड स्कूल एनफोर्सर, डिस्ट्रॉयर जो कुछ लोग बोलते हैं इस तरह के लफ्ज़, इसका मतलब है कि बेसिकली उनकी सबसे बड़ी सलाहियत या स्ट्रेंथ वो ये है कि वो ऑफ द बॉल अम, बेशक वो टैकलिंग हो जाए, पोज़ीशनिंग हो जाए, कवरिंग ग्राउंड हो जाए, इस सब में वो बहुत अच्छे हैं और वो कॉन्स्टेंटीन के सिस्टम में इसी वजह से बैठते थे। क्योंकि कॉन्स्टेंटीन ज़्यादा एक डिफेंसिव अप्रोच लेते थे और वो अपने मिडफ़ील्डर से काफ़ी वर्क रेट और काफ़ी डिफेंसिव अम, एक मैं कहूँगा पोज़ीशनिंग भी बट ग्राउंड भी वो कवर करवाते थे उनसे। लेकिन सोलानो क्योंकि वो ज़्यादा अटैकिंग या फॉरवर्ड थिंकिंग अभी तक नज़र आ रहे हैं हमें, तो वो शायद उसी तरह के मिडफ़ील्डर चाहते हैं और वो इसी तरह के खिलाड़ियों को प्रोबेबली फिर तरजीह देते हैं या देंगे। इसका केस इन पॉइंट एक तुफ़ैल शिनवारी हैं जो कि फ़िज़िकली आप देख लें, जबकि राहिस नबी मेरे ख़्याल से 6 फुट 2, 6 फुट 3 होंगे, 6 फुट तो होंगे ही। तुफ़ैल शिनवारी 5 फुट 5 या 5 फुट 6 है। अ, ही इज़ डिसेप्टिवली स्ट्रॉन्ग तुफ़ैल शिनवारी, लेकिन तुफ़ैल शिनवारी आपका कोई वो नहीं है भाई, एनगोलो कांटे नहीं है कि जो इधर-उधर दौड़-दूर के बॉल जीते और हर जगह वो भागता हुआ पहुँच रहा है और ये और वो। तुफ़ैल शिनवारी की मेन गेम जो है वो बॉल के ऊपर है और एतज़ाज़ हुसैन की भी मेन गेम बॉल के ऊपर है। और जब और भी ये मिडफ़ील्डर्स लेके आए हैं अ नॉर्बर्टो सोरानो, उनकी भी मेन स्ट्रेंथ बॉल के ऊपर ही आई है। एक एक्सेप्शन थी सो फार अली उज़ैर जिनको उन्होंने अफ़गानिस्तान वाले मैच में फर्स्ट हाफ में खिलाया था, लेकिन उन्होंने हाफ टाइम पे उन्हें भी सब्स्टिट्यूट कर दिया था। उमर नवाज़ को मेरे ख़्याल से शायद वो स्टार्ट ना कराएँ मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता उनके मिनट्स देंगे मैचेस के अंदर और उनका जायज़ा लेंगे। द सेम वे ही डिड विद फॉर एग्ज़ाम्पल ओतिस खान, द सेम वे ही डिड विद सम अदर प्लेयर्स। आपको क्या लगता है, क्या लाइनअप होगा, क्या लाइनअप होना चाहिए? कमेंट्स में बताएँ, दोनों लाइनअप्स बताएँ व्हाट यू थिंक ही इज़ गोइंग टू प्ले और दूसरा कि आपके ख़्याल में लाइनअप क्या होना चाहिए? एंड सीरिया की अगर मैं बात करूँ तो भाई बेसिकली पहली पोज़ीशन में है वो ग्रुप में। वो अपने चारों मैचेस जीते हैं अभी तक, ठीक है? अभी उन्होंने पिछले 2 मैचेस पहले 5-1 हराया है म्यांमार को जिनसे हम 1-0 हारे थे। उनकी फीफा रैंकिंग 86 है, ठीक है? और हम सीरिया के खिलाफ रिवर्स फिक्सचर 2-0 से हारे थे जो कि हमारे लिए एक अच्छा रिज़ल्ट था। लेकिन इस बार सूरत-ए-हाल कुछ तरीकों से फ़र्क है। हमारे पास नया कोच है, हमारे पास कुछ नए खिलाड़ी हैं और अफ़गानिस्तान वाले पिछले 2 मैचेस की कारकर्दगी के बाद एक जनरल मूड में उभार है। लेकिन इस बार हमेशा की तरह एक ज़ाविये से सूरत-ए-हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे पाकिस्तान फुटबॉल में पिछले 3 साल से रही है। 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप, डोमेस्टिक प्लेयर्स ने पिछले मैचेस के बाद से अभी तक कोई फुटबॉल नहीं खेली। कोच साहब के इर्द-गिर्द ये पाकिस्तान फुटबॉल की जो जुएँ हैं, ये सिलेक्शन में दखल-अंदाज़ी कर रही हैं, ठीक है? और इस बार हमारा अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम के साथ जो है वो मुकाबला होने जा रहा है। मैं मज़ीद इस सब पे बात नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन का क्या है और नहीं है और क्या नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए था। मैं अपना बीपी मज़ीद हाई नहीं करना चाहता। अगर आप ये सब मेरे से जो है ना वो होंठों से सुनना चाहते हैं, मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई पुरानी वीडियो जाके देख लें। कोई सी भी उठा लें उसमें मैं प्रॉब्ली यही बातें कर रहा हूँगा। तो वहाँ जाके आप मुझे रोते हुए देख लें। प्रेडिक्शन मेरे ख़्याल से क्लियर है। मोस्ट प्रोबेबली 90-95% सीरिया की जीत है। 2-3 गोल से मेरे ख़्याल से एटलीस्ट डिपेंडिंग ऑन कि उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, वो कितने अपने बड़े प्लेयर खिलाएँगे, कितने नहीं खिलाएँगे, क्योंकि वो रिलेटिवली बहुत सिक्योर हैं इस ग्रुप के अंदर, उनको इतना ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुश होऊँगा अगर पाकिस्तान जो है वो जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के खिलाफ दिखाया, कुछ डेंजरस मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, कोई चांसेस बनाते हैं और अगर उन्होंने पाकिस्तान ने एक गोल कर दिया, तो क्या ही बात हो जाएगी मैं कहता हूँ। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई रियलिस्टिक चांस है। अगेन रियलिस्टिक चांस के लिए कुछ होना भी चाहिए भाई और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास ये इक्के-दुक्के डायस्पोरा प्लेयर ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। बाकी
कोई सीन नहीं है। खैर, आपकी प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन क्या है? क्या आपको लगता है पाकिस्तान को अपसेट कर सकती है? आपके ख़्याल से अच्छा रिज़ल्ट क्या होगा पाकिस्तान के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। दिस हैज़ बीन पाकिस्तान वर्सेस सीरिया प्रीव्यू बाय इस्माइल फ़ारूक बाय ऑन द माइक। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सिर्फ़ 1 सेकंड लगता है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी बहुत मदद करता है ये। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैच के बाद मुलाकात होगी। टेक इट ईज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।